हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में आपने पढ़ा था किंगडम प्रोटिस्टा के क्लासिफिकेशन के बारे में। आज हम इसको डिटेल से स्टडी करेंगे। और पहला जो डिवीज़न हमने किया था, पहले डिवीज़न का पहला ग्रुप हमने बताया था क्राइसोफाइटा। आप अपनी कॉपी आप ले करके बैठें तो और ज़्यादा अच्छा होगा, समझते रहें। देखिए, क्राइसोफाइटा को डायटम्स भी कहा जाता है और एल्गोलॉजिस्ट यानी कि शैवाल वैज्ञानिक इनको शैवाल मानते हैं और बेसिलेरियोफाइसी के अंतर्गत इनको रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये यूनिसेलुलर तो हैं, यूकैरियोटिक हैं, लेकिन ये प्रकाश संश्लेषण भी करते हैं। अब विभिन्न प्रकार के इनमें वर्णक पाए जाते हैं, कई प्रकार के पिगमेंट्स पाए जाते हैं और इसके परिणाम स्वरूप जैसे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी और डायटोमिन, ये मेन पिगमेंट्स हैं। और इन्हीं के वजह से इनके कलर में परिवर्तन, कुछ पीले रंग के होते हैं, कुछ भूरे रंग के होते हैं, तो कई कलर के इसमें होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं इनका जो भोज्य पदार्थ है, संचित भोज्य पदार्थ, स्टोर्ड फूड मटेरियल, ऑयल एंड ल्यूकोसिन के रूप में होता है। मोटाइल स्टेज यानी कि चल अवस्था इनमें नहीं पाई जाती। जो कोशिका भित्ति होती है, इनकी कोशिका भित्ति पर सिलिका का जमाव होता है। तो सिलिका के जमाव के होने की वजह से इनका सेल वॉल या इनका शरीर डेड होने के बाद में डिकम्पोज नहीं हो पाता। और जब इनकी डेथ होती है तो डेथ होने के बाद में, चूँकि ये समुद्र में पाए जाते हैं, सी वाटर में पाए जाते हैं, तो डेथ होने के बाद में ये समुद्र की तलछटी पर जाकर के बैठ जाते हैं, इनका शरीर गिरकर बैठ जाता है और अवशेष जमा होते रहते हैं काफ़ी दिनों से। तो इस प्रकार से एक मोटी मृदा बन जाती है जिसे कहते हैं डाईएटमेसियस सॉइल या अर्थ, डाईएटमी मृदा। नेक्स्ट बात करते हैं इनका जो सेल वॉल होता है, कोशिका भित्ति, ये दो कवरिंग में इस प्रकार से ओवरलैपिंग करके इस प्रकार से बना होता है जिसे फ्रेस्ट्यूल कहते हैं। तो जो ऊपर की तरफ बाहर यानी कवर्ड है, इसको कहते हैं एपिथिका और इसे कहेंगे हाइपोथिका। जनन प्रायः अलैंगिक होता है, बाइनरी फिशन के द्वारा, आक्सोस्पोर के द्वारा भी होता है। कुछ डायटम्स में लैंगिक जनन होता है, वैसे ज़्यादातर नहीं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करते हैं, लेकिन कुछ में जो है जनन होता है जो विषम युग्मी यानी एन आइसोगैमस प्रकार का और आइसोगैमस प्रकार का भी होता है। आते हैं पायरोफाइटा में। पायरोफाइटा, इनको डायनोफ्लैलेट्स भी कहा जाता है। समुद्री होते हैं ये, प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, विभिन्न कलर के पीले, हरे, भूरे, नीले, लाल रंग के होते हैं। इनकी जो कोशिका भित्ति होती है उस पर बाहर सेलुलोज की कड़ी पट्टिकाएँ पाई जाती हैं और इनमें दो फ्लैजेला पाए जाते हैं। और दो फ्लैजेला एक लंबवत होता है और दूसरा अनुप्रस्थ, यानी कि अगर ये कोई एक कोशिकीय ऑर्गेनिज्म है तो एक फ्लैजेला इस प्रकार से निकलेगा, सीधा जाएगा, और एक इस प्रकार से शरीर में, यानी कि ये लंबवत है और ये अनुप्रस्थ है, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल और ट्रांसवर्स दो फ्लैजेला पाए जाते हैं। कुछ जातियां कैसी हैं? मृतोपजीवी यानी कि सेप्रोफाइट होती हैं। कुछ सिम्बायोटिक यानी किसी दूसरे जीव के रूप में अंदर रहती हैं, एंडोसिम्बायोटिक के रूप में पाई जाती हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जूस्पोर और एप्लेनोस्पोर। जूस्पोर यानी कि मोटाइल जूस्पोर और एप्लेनोस्पोर नॉन मोटाइल स्पोर, ना चलने वाले स्पोर्स के द्वारा। कुछ में सिस्ट का फॉर्मेशन होता है। सिस्ट बच्चों, सिस्ट का मतलब ही होता है कि ये अनफेवरेबल कंडीशन से अपने आप को बचाने के लिए एक ऐसी अवस्था बने जिसे अनफेवरेबल कंडीशन से ये बच जाए, नष्ट ना हो। लैंगिक जनन कुछ ही सदस्यों में होता है और जो चल युग्मक यानी कि मोटाइल हैं, युग्मक कैसे, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट कैसे चलने वाले हैं, दोनों में फ्लैजेला पाए जाते हैं और दोनों जब मिलकर फर्टिलाइजेशन करेंगे तो जाइगोट बनेगा। जाइगोट में अर्धसूत्री विभाजन होगा यानी कि मियोसिस डिवीजन, और मियोसिस डिवीजन के थ्रू बनेंगे बीजाणु यानी कि स्पोर्स, और ये स्पोर्स नए ऑर्गेनिज्म को जन्म देते हैं। इनके कुछ सदस्य हैं जैसे गोनिया लक्स, इनमें बहुत तेज़ी से प्रजनन होता है, बहुत तेज़ी से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है और परिणाम स्वरूप पूरे क्या कहते हैं जल में फैल जाते हैं। तो जब पूरे जल में फैल जाएंगे तो जल का पानी रेड कलर का दिखाई देगा। और आपको पता है
कि समुद्र में लहरें उत्पन्न होती रहती हैं, तरंगे उत्पन्न होती हैं, तो उन लहरों को जब वो रेड दिखाई देती हैं तो उनको लाल तरंगे या रेड टाइड कहा जाता है। तो रेड टाइड किसकी वजह से? गोनियालक्स या डायनोफ्लैजेलेट्स की वजह से होता है। कुछ ऐसे हैं जो विष उत्पन्न करते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस उत्पन्न करते हैं, और इन टॉक्सिक सब्सटेंस की वजह से मछलियाँ और कुछ अदर समुद्री जीव उनकी डेथ हो जाती है। इनमें मुख्य है सिरेशियम और गोनियालक्स। इग्लिनोइड्स देख लीजिए, इग्लिनोफाइटा के अंतर्गत ये स्वच्छ एवं स्थिर जल यानी फ्रेश एंड स्टेगनेंट वाटर में पाए जाते हैं। इनका खास करैक्टर, इनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती, और जब सेल वॉल नहीं पाई जाती तो सेल वॉल की जगह पर, कोशिका भित्ति की जगह पर एक प्रोटीन का आवरण होता है जिसे पेलिकल कहते हैं। फ्लैजेला इग्लिनोइड्स हैं, इनमें 2 फ्लैजेला पाए जाते हैं, चलने के लिए फ्लैजेला पाए जाते हैं। और जैसे हायर प्लांट में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी दोनों पाया जाता है और वो ऑटोट्रॉफिक होते हैं, बड़े पौधे जितने हैं सब में क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी पाया जाता है। ठीक उसी प्रकार से इनमें भी प्रोटिस्टा में रखे हुए हैं, उसके बाद भी इनमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल दोनों पाया जाता है, परिणाम स्वरूप ये ऑटोट्रॉफिक होते हैं। लेकिन कभी यदि सूर्य का प्रकाश ना मिले तो ये परपोषी हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि हेटेरोट्रॉफिक हो जाते हैं। पहले तो ये ऑटोट्रॉफिक थे, लेकिन ये हेटेरोट्रॉफिक की तरह भोजन प्राप्त करने लगते हैं। अगर इनकी कोशिका की हम बात करें तो मान लीजिए कि अगर ये कोशिका है तो आपको पता है कि कोशिका के अंदर जीव द्रव्य पाया जाता है, यानी कि साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म 2 भागों में डिवाइड होता है। इसको हम 2 भाग में ऐसे डिवाइड कर दें तो जो अंदर का भाग होगा वो एंडोप्लाज्म कहलाएगा, और बाहर का ये होगा वो एक्टोप्लाज्म कहलाएगा। यानी साइटोप्लाज्म 2 पार्ट में डिवाइड होगा, बाहर की तरफ एक्टोप्लाज्म, अंदर की तरफ एंडोप्लाज्म। इनमें जो भोजन का संग्रह, जैसे हम लोगों में भोजन का संग्रह ग्लाइकोजन के रूप में करते हैं लिवर के अंदर, ठीक उसी प्रकार से ये लोग भोजन का संग्रह कैसे पायरामाइलान ग्रेन्यूल के रूप में करते हैं। एक्चुअली ये मॉडिफाइड स्टार्च है, विशेष प्रकार का स्टार्च है। आते हैं जो इसमें गैसियस एक्सचेंज यानी कि एक्सक्रीशन उत्सर्जन और एक्सचेंज ऑफ गैसेस, यानी ऑक्सीजन किस प्रकार लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कैसे निकालते। तो जैसे अमीबा में एक ही सेल होती है और सेल के बाहर की तरफ यानी कि जो वाल है, बॉडी वाल, इस बॉडी वाल से ही ऑक्सीजन अंदर चली जाती, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाती। ठीक एक्सक्रीशन में उत्सर्जन के लिए जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंस हैं या कोई ऐसा एक्सक्रीटरी मटेरियल है वो सब कुछ बाहर निकाल दिया जाता है बॉडी वाल के थ्रू। हाँ, एक प्रोसेस होती है ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ एक्सेस वाटर। अगर बॉडी में कहीं ज़्यादा पानी हो जाए तो उस बॉडी से पानी को बाहर निकालने की प्रोसेस कहलाती है ऑस्मो रेगुलेशन। और ये ऑस्मो रेगुलेशन इनमें होता है एक विशेष प्रकार के वैक्यूल से, जिसे कहा जाता है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। तो जब पानी अधिक हो जाता है इनमें तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल उस पानी को बाहर ले जा करके सरफेस पर छोड़ देते हैं। जनन मुख्य रूप से अनुलंब द्विविभाजन, लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन। अगर आप यूग्लिना का स्ट्रक्चर देखिए तो कुछ इस प्रकार से आप देखते हैं, और 2 फ्लैजेला पाए जाते हैं यहाँ पर। आप एक बनाते हैं, एक इसी के अंदर ही रहता है। तो लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन यानी कि द्विविभाजन, इसमें इस प्रकार से विभाजन होता है, एक ये वाला एक ये वाला, और दोनों एक नए नए यूग्लिना को बना देते हैं। इसी को कहते हैं लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिशन। नेक्स्ट, प्रोटोजोआ, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट। ये कैसे एनिमल लाइक है, इनका सर्वप्रथम अध्ययन ल्यूवेनहॉक ने किया था। गोल्डफस ने प्रोटोजोआ का नाम दिया, और प्रोटोजोआ के अध्ययन को प्रोटोजोलॉजी कहा जाता है। जितने भी प्रोटोजोआ के जीव हैं, जितने भी, सब के सब परपोषी होते हैं, हेटेरोट्रॉफिक होते हैं। अब इनके न्यूट्रिशन और लोकोमोशन के आधार पर, यानी कि चलने के आधार पर और पोषण के आधार पर, हम इनको 4 वर्ग में बांट लेते हैं। पहला है सार्कोडिना, अमीबीय प्रोटोजोआ। कहने का मतलब इनमें चलन अमीबा के आकार, और अमीबा में चलने के लिए क्या पाया जाता है, स्यूडोपोडिया। तो सार्कोडिना में जितने भी मेंबर आते हैं सब में पाया जाएगा स्यूडोपोडिया। और इनमें जो पोषण होगा
यानी कि न्यूट्रिशन वो एनिमल लाइक होगा, जंतुओं की तरह, जिसे कहा जाता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। कुछ परजीवी होते हैं जैसे एंटमीबा, हिस्टोलिटिका, अमीबिया पेचिस काज करता है। कोशिका भित्ति इनमें पाई नहीं जाती, और जब कोशिका भित्ति पाई नहीं जाती तो इनकी आकृति प्रायः परिवर्तनशील होती है। जैसे हम जानते हैं कि अमीबा का आकार निश्चित नहीं होता। इनके कुछ समुद्री सदस्य ऐसे हैं जिनके शरीर पर सिलिका के कवच पाए जाते हैं, और इनका मेन एग्जाम्पल अमीबा और एंटमीबा। जू फ्लैजलेटा, जू एनिमल शब्द से लिया गया है, फ्लैजलेटा यानी कि इनमें फ्लैजला पाए जाएंगे, यानी कि ऐसे जंतु जिनमें फ्लैजला पाए जाएं, यानी कि इनमें लोकोमोशन चलने की क्रिया किसके द्वारा होगी, फ्लैजला के द्वारा होगी। और इनका एक खास सबसे इम्पॉर्टेंट है ट्रिपैनोसोमा, ये अफ्रीकी निद्रा रोग, अफ्रीकन स्लीपिंग सिकनेस काज करता है। और ये स्लीपिंग सिकनेस ग्लोसिना पैल्पेलिस नामक एक मक्खी होती है जो एक रोगी व्यक्ति से स्वस्थ रोगी में इस रोग को फैलाती है, ट्रांसफ़र करती है। और इस ग्लोसिना पैल्पेलिस को एक नाम और देते हैं, सीसी मक्खी भी कहा जाता है, सीसी मक्खी भी कहते हैं। अगर इंग्लिश में लिखें सी फ्लाई। नेक्स्ट आता है सिलिएटा, पश्माभी प्रोटोजोआ, ऐसे प्रोटोजोआ जिनमें लोकोमोशन सिलिया के द्वारा हो। और ये पता है आपको, सिलिया पाए जाते हैं पैरामीशियम और बैलेंटिडियम में। इनका एक खास करैक्टर और है कि इनमें न्यूक्लियस यानी कि केंद्रक एक से ज़्यादा यानी कि 2 भी पाया जाता है, और 2 से ज़्यादा भी हो सकता है। और इनमें अनुप्रस्थ विभाजन यानी कि जो बाइनरी फिशन है वो ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन है। यदि आप पैरामीशियम का स्ट्रक्चर इस प्रकार से कुछ बनाते हैं तो बाइनरी फिशन इस प्रकार से होगा, यानी कि ट्रांसवर्स बाइनरी फिशन, और लॉन्गिट्यूडनल में हमने बताया था इस प्रकार से बाइनरी फिशन होता है। नेक्स्ट बात करते हैं स्पोरोजोआ। ये स्पोरोजोआ के जितने भी मेंबर हैं सब के सब परजीवी होते हैं और सब के सब रोग उत्पन्न करते हैं, जैसे कि प्लाज्मोडियम। और आपको पता है कि प्लाज्मोडियम ये मलेरिया परजीवी है, मलेरिया रोग काज करता है। यानी कि स्पोरोजोआ के जितने मेंबर सब परजीवी और न चलने योग्य, इनमें कोई मोटाइल स्टेज नहीं पाई जाती। ये न चलने योग्य होते हैं, चल नहीं सकते, लेकिन रोग उत्पन्न करते हैं। ध्यान रखने योग्य बात, इनका जो लाइफ साइकिल है यानी कि उनमें एक विशेष प्रकार का बीजाणु बनता है, स्पोर बनता है, जिन्हें कहा जाता है स्पोरोजोएट। और यही स्पोरोजोएट रोगी मनुष्य से निकल करके और स्वस्थ मनुष्य में जब जाता है तो मलेरिया रोग उत्पन्न करता है। और ये स्पोरोजोएट पहुंचता किसके थ्रू है, जब रोगी व्यक्ति को कोई मच्छर काटेगा, मादा एनाफिलीज, और जा कर के वही मादा एनाफिलीज किसी स्वस्थ व्यक्ति को जब काटेगी, बाइट करेगी, तो स्पोरोजोएट को उसमें इनाकुलेट कर देगी, पहुंचा देगी, और परिणाम स्वरूप मलेरिया रोग उत्पन्न होगा। इसके बाद में हम बात करते हैं स्लाइम मोल्ड, कवक सम प्रोटिस्टा, यानी कि ये सब कवक के समान हैं। कैसे? कवक के समान हैं, परजीवी हैं या मृतोपजीवी होते हैं। कवक का मेन कैरेक्टर है बीजाणु उत्पन्न करना, और ये भी स्पोर को उत्पन्न करते हैं। इनकी जो कोशिका भित्ति है इनमें पाई ही नहीं जाती, यानी कि 2 अवस्थाएं होती हैं, एक कायिक अवस्था और एक जनन अवस्था, यानी वेजिटेटिव फेज और रिप्रोडक्टिव फेज। तो जो कायिक अवस्था यानी वेजिटेटिव फेज है वहाँ पर कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती, लेकिन जब जनन अवस्था आती है, रिप्रोडक्टिव फेज आती है, तो स्पोर जो बनते हैं वहाँ पर जनन स्पोर बनते हैं, और उन जनन स्पोर में कोशिका भित्ति पाई जाती है। अधिकांश एक कोशिकीय होते हैं, जलीय होते हैं और अपघटक की तरह कार्य करते हैं। कुछ अकोशिकीय संरचना प्रदर्शित करते हैं, यानी एसेलुलर संरचना दिखाते हैं। जैसे कि हम पहले ही बात कर चुके हैं कि इनमें कोशिका भित्ति या सेल वॉल नहीं पाई जाती, और जब सेल वॉल नहीं पाई जाती, अच्छा किसी एक सेल को यदि आप देखें
तो सेल वॉल को यदि बाहर छोड़ दिया जाए तो बाकी इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस सारा कंटेंट कहलाता है जीवद्रव्य या प्रोटोप्लाज्म। तो सेल वॉल नहीं पाई जाती तो पूरा का पूरा जीवद्रव्य एक इस प्रकार से फैल जाता है कि वो एक अकोशिकीय संरचना की तरह अपने आप को प्रदर्शित करते हैं, और इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं प्लाज्मोडिया। इसका मेन एग्जाम्पल है फाइसेरम। एक जानकारी के लिए समझ लें, व्हिटेकर का जो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन है, 5 जगत वर्गीकरण, इसमें लाइकेन और अकोशिकीय जीवों, यानी कि कुछ जीव ऐसे हैं जो अकोशिकीय हैं जिनको हम कोशिका मानते ही नहीं हैं, जैसे कि वायरस, वायरॉइड्स और प्रियंस, इनको वर्गीकृत नहीं किया गया। 5 जगत कर वर्गीकरण का ये डीमेरिट या कहें ड्रॉबैक है कि उनको लाइकेन को कोई जगह नहीं दिया गया, वायरस को कोई जगह, वायरॉइड्स और प्रियंस को कोई जगह नहीं दिया गया। ये सब के सब पादप जगत यानी प्लांटी के साथ में स्टडी किए जाते हैं। बच्चों ये सब दिस इज ऑल अबाउट किंगडम प्रोटिस्टा। आगे हम पढ़ेंगे वायरस के बारे में नेक्स्ट वीडियो में।